शुभ्रवस्त्रावृता। नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोग को उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर हल कराऊंगा। तो ये हिंदी, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित ये मेरा वीडियो है। मैं हिंदी का पेपर आज हल कराऊंगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2015 का। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प है ए अपादान कारक, बी संबंध कारक और सी अधिकरण कारक, डी कर्म कारक। तो आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। देखिए, इसका सही विकल्प है सी। सी विकल्प है अधिकरण कारक, ठीक। क्योंकि आप देखेंगे अपादान अलगाव होता है, संबंध कारक में संबंध स्थापित होता है, कर्म कारक में टपो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। वह अगले साल आएगा, अधिकरण में क्या होता है? आधार होता है, क्रिया का आधार। संज्ञा सर्वनाम में क्रिया का क्या होता है? आधार व्यक्त होता है। तो क्रिया आपकी आएगा, क्या है क्रिया? आएगा। देखिए यहाँ पे क्रिया आएगा है और इसका आधार बेस कब आएगा? बेस के आधार क्या बन रहा है उसका? अगले साल। क्या? अगले साल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, ठीक है। उदय माने उगना, ठीक है। यहाँ पे लाल नहीं है, लाल हरा का होता है। आप लोग इसका सही ऑप्शन का चुनाव करें पहले, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं लाल क्या होता है। हरा, लाल का विलोम हरा। भाषित का अभाषित, बलिष्ठ माने बलवान होता है, तो बलवान का विलोम बलहीन होता है। अस्त का विलोम उदय या उदय का विलोम अस्त। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उदय का विलोम अस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ऑप्शन ए है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बी मैंने एक पेड़ काट लिया, सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी मैं आपका आभारी हूं। तो इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह सही ऑप्शन है। क्यों? देखिए, मैं यह गा गी गे लगा होता है तो भविष्यत काल हो जाता है। अब मैंने एक पेड़ काट लिया, ठीक, ये भूतकाल हो जाएगा। अब मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ठीक है। देखिए भूतकाल नहीं है, पढ़ने वाला था, लेकिन अभी जस्ट दूसरा पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, अभी जस्ट तुरंत की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा। अब मैं आपका आभारी हूँ, ये भी क्या है? वर्तमान काल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो मुहावरा से संबंधित प्रश्न है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बी जानवर को दवाई देना, सी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, डी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब।
जूते चाटना। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए में इधर उधर घूमना, बी घूस देना, सी जूतों को चमकदार बनाना, डी खुशामद करना। तो जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग इसका सही विकल्प चुने। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी खुशामद करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करेंगे। यह उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2015 का पेपर है जिसको मैं आज हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस आगे अगला प्रश्न 9 है, इसमें त्रुटि वाले प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। क्या है? त्रुटि वाले प्रश्न। त्रुटि वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत सावधानी से अगर इसको 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि क्या कहाँ पे गलती है। तो क्या है? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, या त्रुटि है तो कहाँ पे है, किस भाग में है? कि मुझे कल में त्रुटि है, कि 2 किलो में त्रुटि है, या फिर लीची खरीदने वाक्य में त्रुटि है, या डी कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाला को टिक करेंगे। लेकिन आप लोग इसका सही विकल्प का चुनाव करेंगे कि त्रुटि कहाँ पे है। तो चुने इसका सही विकल्प। देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाक्य मैंने पहले ही कहा कि वाक्य को सावधानी से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। 2 किलो लीची खरीदने हैं, यहाँ खरीदने हैं नहीं होगा, क्या होगा? लीची खरीदनी है, मुझे 2 किलो लीची खरीदनी है, ये होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कि लीची खरीदने में त्रुटि है। लीची खरीदने में त्रुटि है, इस वाक्य में त्रुटि है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है? ए अपने अपने किताबें, बी बस्ते में, सी डाल लो, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इस किस वाक्यखंड में त्रुटि है उसको आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो देखिए यहाँ पे अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, मैंने पहले ही कहा कि 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे त्रुटि है। तो अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी होता है। क्या होता है? अपनी अपनी किताबें होता है। तो यहाँ पे त्रुटि वाला ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन में त्रुटि है, अपने अपने किताबें नहीं, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 14 और 15 में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्धि अशुद्धि से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी देखेंगे। तो 14 में क्या है? वह एक महिला विद्वान थी। ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध? वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो आप लोग सही ऑप्शन का इसमें से चुनाव करें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 1 या 2 बार इस सभी को, चारों विकल्पों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध। तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी सही है। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। देखिए यहाँ पे क्या गलत है, ये में क्या गलती है, त्रुटि क्या है? वह एक महिला विद्वान थी, ठीक है, वह एक महिला विद्वान थी। यहाँ पे महिला लगा है, यही यहाँ महिला विद्वान,
वो एक महिला विद्वान थी, इसलिए यहाँ पे भी त्रुटि है। एक विदुषी महिला थी वह लास्ट में लग गया है, तो इसलिए भी ये भी गलत है। डी, वह एक विद्वान महिला थी, यहाँ भी शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, ठीक है। इसलिए डी वाला भी ऑप्शन का चुनाव नहीं करेंगे। सबसे शुद्ध ऑप्शन क्या है? डी है कि वह एक विदुषी महिला थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। वह प्राण सहित अपनी बात बताएगा, सॉरी क्या लिखा है? वह प्रमाण, प्राण नहीं प्रमाण, सॉरी। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बी, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सी, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। डी, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करें। इन चारों विकल्पों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा विकल्प शुद्ध है। देखिए यहाँ पे इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यही सही है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बाकी क्यों गलत है? देखिए, वह सप्रमाण के साथ, सप्रमाण भी लगा है और के साथ भी लगा है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप तो के साथ भी लगा है। तो सप्रमाण माने प्रमाण के साथ होता ही है, सप्रमाण जो शब्द लगा है इसके माने प्रमाण के साथ होता ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह प्रमाण के साथ हो गया 2 बार, तो इसलिए यह गलत है। सी में देखिए, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। एक प्रमाण के सहित, ये भी क्या अशुद्ध है? एक प्रमाण के शब्द यहाँ जो लगा है इसलिए ये गलत है कि एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, इसलिए इस वाक्य को यह गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब डी वाला, वह सप्रमाण सहित, फिर यहाँ भी देखिए सप्रमाण भी लगा है और सहित भी लगा है। सहित इसी सप्रमाण में ही समाहित हो जा रहा है, सप्रमाण में ही सहित समाहित हो जा रहा है, फिर उसके बाद भी सहित लग गया, इसलिए डी वाला भी गलत है। तो सबसे सही ऑप्शन ए है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शुद्ध चुनिए। क्या है? 16, किसी की सहायता करने वाला। इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन है। ए सहायक, बी सहृदय, सी सहचर, डी सहकार। तो सही ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा? देखिए, किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही है। बी सहृदय, मतलब हृदय, सहृदय का मतलब अच्छा हृदय वाला, ठीक है, मृदु हृदय वाला। सी सहचर, सहचर मन होता है साथ साथ चलने वाला, सहचर मन होता है साथ साथ चलने वाला। और डी का अर्थ हो जाता है सहकार का, कि साथ काम करने वाला। तो साथ काम करने वाला के लिए सहकार होगा, साथ चलने वाले के लिए सहचर होगा, और हृदय से अच्छा जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं सहृदय, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द का चुनाव करेंगे आप लोग। ए निस्वार्थ, बी पुण्यात्मा, सी हितैषी, डी सहायक। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हितैषी। क्या हो जाएगा? हितैषी। क्यों हितैषी हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे निस्वार्थ का होता है बिना स्वार्थ वाला, जो बिना स्वार्थ वाला होता है वो निस्वार्थ होता है। अब पवित्र आत्मा का होता है पूरी आत्मा। हितैषी लाभ चाहने वाला या भला चाहने वाले का क्या होता है? हितैषी होता है, इसलिए सही हो गया। सहायक का ऊपर पढ़े ही थे भाई जस्ट, कि सहायता करने वाले की क्या होता है? सहायक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। ये रस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे हैं रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। ठीक, यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ने से क्लियर हो गया
कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे हैं रूप रस राची, ए बतियाँ सुनि रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन दिया गया है विकल्प, वीर रस है, बी वियोग श्रृंगार रस, या सी शांत रस, या फिर डी संयोग श्रृंगार रस। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहां पे आप लोग देखेंगे कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, इसमें सूरदास जी गोपियों, श्री कृष्ण, हरि माने भगवान श्री कृष्ण के लिए हरि का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियों की आंखें क्या भूखी थी। ठीक है, उनके दर्शन के लिए वो उनकी आंखें भूखी थी। और रूप रस राची ए बतिया सुनि रूखी, उनके रूप रस, ठीक है, उनके रूप रस रंग को देखने के लिए वो तरस रही थी, इसलिए उनकी आँखियाँ भूखी थी और वह रूखी रूखी सी थी, उदास थी। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, विद्वान माने ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पे देखेंगे, ए विदुषी, बी विद्वंती, सी विद्यामती, डी विद्यावंती। तो सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा विदुषी। ठीक है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित देख रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन विकल्प दिया गया है, प्यास, बी प्रांगण, सी उद्वेग और डी आश्रम। तो सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए प्यास। देखिए प्यास तद्भव है, इसका तत्सम होता है पिपासा। इसका तत्सम क्या होता है? पिपासा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से संबंधित प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प दिया गया है, ए यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो सही विकल्प का चुनाव करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा यमक। क्या होगा? यमक। क्यों होगा यमक? ये समझ लीजिए आप लोग कि देखिए यहाँ पे काली घटा, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर एक ही शब्द एक से अर्थात दो या दो से अधिक बार आए, जहां पे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका क्या हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो काली घटा माने घनघोर बादल होते हैं। जब आसमान में बिल्कुल घनघोर बादल छा जाते हैं तो उन्हें कहते हैं काली घटा। तो यहाँ घटा का अर्थ हो गया क्या? घनघोर बादल और काले। ठीक है, का घमंड घटा, यहाँ पे घटा का अर्थ हो गया कम होना। तो घमंड माने अभिमान, कम होना। तो यहाँ पे घटा शब्द का दो अर्थ आ रहा है, एक तो घनघोर बादल आ रहा है, दूसरा क्या है? कम होना। ठीक है, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है चाकुएं, बी चाकुओं, सी चाकू, डी चाकू। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करेंगे, सही विकल्प का। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाता है, तो इसको तो एकदम बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत बार आता है ये प्रश्न, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है हिंदी से संबंधित, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है, चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा, क्या होगा, चाकू ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास से संबंधित प्रश्न आ गया। ए कर्णधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। तो सही विकल्प का आप लोग चुनाव करेंगे। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखिए द्विगु समास की परिभाषा ही होती है कि जहाँ मतलब संख्यावाची पहला वर्ण क्या आ जाए या पहला पद क्या आ जाए, संख्यावाची। तो यह पहला पद क्या है, संख्या त्रि आ गया संख्यावाची, और वेणी माने नदियों का होता है, ठीक है ना। त्रिवेणी क्या होता है, तीन, वेणी माने नदी होता है, ध्यान रखेंगे। त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का संगम कह सकते हैं, तीन वेणियों का समाहार, इसलिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। कह सकते हैं कि दूसरा पद विशेष्य और पहला पद विशेषण हो जाता है कर्मधारय में। अब बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहाँ बहुव्रीहि होता है। और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसलिए वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, क्योंकि यह पहला पद इसका संख्यावाची है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची ही होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए तीखा, बी अटारी, सी निकृष्ट, डी गहरा। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करें। देखिए तत्सम शब्द एक बात ध्यान रखिएगा कि वो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं, तो उनको आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, निकृष्ट। निकृष्ट शब्द तत्सम शब्द है। तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण होता है तत्सम। अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है, ठीक है। गहरा होता है, ठीक है, बिल्कुल गहराई, ये भी शुद्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है। गहरा क्या है, तद्भव है, तो तत्सम हो ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न देख। यहाँ पे देखिए मैंने गहरा का छोड़ दिया, तो समय के अभाव में छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि। चलिए देख लीजिए, गहरा का गंभीर होता है, तत्सम क्या होता है, गंभीर। तो मैंने अभी इसको छोड़ दिया था, तो जल्दीबाजी क्योंकि टाइमिंग बहुत तेज फास्ट हो रही है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे दिया है अत्याधिक, अत्याधिक, इसकी शुद्ध वर्तनी करना है, जो मोटा छपा है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। ए है अत्यधिक, बी है अत्याधिक, सी अत्यधिक, डी अत्याधिक। तो सही विकल्प का आप लोग चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। ए इसका सही विकल्प है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। देखिए इसको समझ लीजिए आप, अत्याधिक क्यों नहीं होता है। तो जब भी कोई शुद्ध वर्तनी से संबंधित या किसी शब्द का माने अगर आप लोग को नहीं आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, संधि कर देते हैं। क्या है, शब्दों को सार्थक रूप से अलग कर देते हैं, ठीक है। सार्थक का मतलब माने सहित उसको खंडित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो क्लियर हो जाता है उसका अर्थ, और शुद्धि अशुद्धि भी क्लियर हो जाती है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, अत्याधिक नहीं होता है, क्योंकि नहीं इसका हम संधित कर रहे हैं। तो अति धन अगर अधिक करेंगे तो अधिक का कोई माने नहीं होता है। अधिक माने क्या होगा, अगर अत्य करेंगे, देखिए यहाँ पे यण संधि होती है, ठीक है। यण संधि के सबसे आसान पहचाने का तरीका क्या होता है, जब भी 70% उधर जाएंगे, क्या कि जब भी पहले वर्ण के बाद आधा वर्ण कोई आ जाता है, आधा वर्ण अर्धवर्ण आ जाता है, तो समझ जाइए कि लगभग 70% क्या हो जाती है, यण संधि हो जाती है। तो देखिए आधा वर्ण है तो क्या होता है इसका, अति धन अधिक। अगर हम इसको जो लिखा गया उसके अनुरूप करते हैं तो क्या होगा, अति धन अधिक बनेगा, अति धन अधिक बनेगा। अधिक सार्थक शब्द नहीं है, उसका कोई माने नहीं निकलता है। यहाँ पे देखिए सार्थक शब्द अगर हम देखते हैं तो अति माने बहुत, अधिक माने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अत्यधिक माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बोलते हैं अत्यधिक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अधिक शब्द, कोई सार्थक शब्द नहीं है तो अधिक बन ही नहीं सकता, बनेगा क्या, अति धन अधिक, इसका ई और इसका अ मिलके क्या हो जाएगा, य। पढ़ेंगे यण संधि में क्या होता है कि जब ई उ री री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे यण संधि हो जाता है। और ई के बाद अ आता है तो यह हो जाता है, ठीक है। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह हो जाता है। तो संधि पढ़ाएंगे तो बता देंगे आप लोग को। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अति धन अधिक होगा और अति धन अधिक मिलके बनेगा क्या, अत्यधिक बनेगा। क्या बनेगा, अत्यधिक बनेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगला प्रश्न अगली सीरीज में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। तो आप लोग से मैं, क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी का सीरीज है, ठीक है, और हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊँगा भी आगे, ठीक। एक एक चीज़ें जो व्याकरण के एक एक भाग हैं, एक एक पार्ट हैं, छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।